Hello student, today I am going to talk on first chapter basis of classification, that is part थर्ड। आज होगा पार्ट थर्ड पर डिस्कशन। ओके, और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या हिस्ट्री था, एंड नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए अरिस्टोटल, और उनके द्वारा क्या था क्लासिफिकेशन का प्रोसेस, उसको देखे थे। फिर उसी में हम लोग आगे अब समझेंगे क्लासिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, इस चैप्टर को एंड की तरफ ले जाएंगे। ओके, पहला आपको दिख रहा है हर्ब्स है, ये वाला तुलसी है, ये है श्रब्स हनी प्लांट, एंड ये है रबर प्लांट। ओके, और जैसे कि पहले डिवाइड किया गया था, अरिस्टोटल ने डिवाइड किए थे प्लांटी एंड एनिमलिया, दो पार्ट में। फिर प्लांटी को भी तीन भाग में बांट दिए थे, तीन पार्ट्स में, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एंड नेक्स्ट था एनिमल्स, दैट इज कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे बर्ड्स आ जाते हैं एनिमल्स में, जो उड़ते हैं। नेक्स्ट है फिशेस, जो कि पानी में रहने वाले जितने भी, फिश के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक्वेटिक उसको कहा गया। फिर था लैंड एनिमल्स, जो कि एलिफेंट एक एग्जांपल है, बहुत सारा हो सकता है, उसमें हम लोग भी आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो मैं फिगर बताया। प्रीवियस figure shows example of organisms as per Aristotle system of classification, starting from the top in clockwise orientation: a herb plant, giant honey flower shrubs, a row of rubber trees, flying pelicans, a school of colorful spot fin butterfly fish, एंड अ मदर एंड अ बेबी एलिफेंट। जैसे कि पिछले फिगर में एक बार और फिर से दिखा देता हूँ, ये क्लॉकवाइज मैनर में था, ये हर्ब्स है। क्लॉकवाइज मैनर क्या होता है, जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी का जो सुई जो होता है, जो उसका पिन होता है, कैसे चलता है, ऐसे चलता है। ओके, तो क्लॉकवाइज मैनर में देखे थे इस तरह से, तो ये है हर्ब्स, ये सर्ब्स, फिर ये हो गया आपका ट्रीज, ये है रबर प्लांट कर सकते हैं या रबर ट्रीज कर सकते हैं। ओके, देन ये रहा एरियल, जो बात किया था मैंने बर्ड्स का, एक्वेटिक जो स्पॉटिंग फिश बटरफ्लाइज की तरह है। फिर लैंड एनिमल, बेबी एंड मदर एलिफेंट। ओके, फिर हम लोग वहीं चलते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे, दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दो किंगडम हम लोग बांटेंगे क्लासिफिकेशन का, दो पार्ट्स होगा, जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ओके, द नेक्स्ट, अ साइंटिस्ट named Linnaeus introduced two kingdom classification, in which he classified all living organisms into two kingdoms, Animalia and Plantae। देखिए, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्लोस लिनियस, जो कि पहले भी इस नाम का डिस्कशन हुआ था, मेंशन किया था मैंने कि कार्लोस लिनियस का क्या रोल था। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या रोल है, कार्लोस लिनियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, और वो कौन कौन सा था, एनिमिलिया एंड प्लांटी। प्लांटी में पहले मैं बताया कि प्लांटी में क्या हो सकते हैं, पूरे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज आ जाते हैं, और फिर एनिमिलिया में क्या आ जाते हैं, ये जो लैंड पे रहने वाले टेरेस्टेरियल बोलते हैं, फिर एक्वेटिक होता है, फिर फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इसी में है, क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड एंड देयर एबिलिटी टू मूव। देखिए, क्लासिफिकेशन किस पर बेसिस है, बेसिस इस पर है कि वो अपना फूड कैसे लेते हैं, ऑब्टेन कैसे करते हैं। फिर दूसरा क्या बेसिस था, एबिलिटी टू मूव, वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, यानी कि मूवमेंट के बेसिस पे दो हो गया, यानी कि ऑब्टेन कैसे वो भोजन को लेते हैं। फिर है दूसरा क्या है, एबिलिटी टू मूव, वो कैसे मूवमेंट करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस रहा वो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग दिया गया, बट फाइव जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये एप्रोप्रिएट है, एकदम परफेक्ट है, जिसमें सभी तरह से क्लासिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। ओके,
और इसके बारे में जब जानेंगे ये साइंटिस्ट कौन दिए थे, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker, जो कि याद रखने वाला चीज़ है, R.H. Whittaker, एंड ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू किसमें 5 किंगडम्स सच एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। देखिए एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था R.H. Whittaker, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक उन्होंने अपने माइंड से, अपने थॉट से लगाया और सारे के सारे किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो स्टडी करना पूरे एनिमल्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको आसान कर दिया उन्होंने। और वो 5 किंगडम क्या क्या था, पहला था मोनेरा, फिर सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फिर प्लांटियन, एनिमिलिया। ओके, देखिए ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है और उस क्लासिफिकेशन को समझे। पहले है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 2 किंगडम में लिनियस थे, कार्लस लिनियस, जिसमें प्लांटियर एनिमिलिया 2 पार्ट में सिर्फ डिवाइड कर दिया गया। ओके, फिर R.H. Whittaker आए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर आए। उसमें क्या है कि मोनेरा को अलग, प्रोटिस्टा को, फिर फंजाई को स्टडी करते हैं, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया, यानी कि सबको अलग अलग करके उन्होंने स्टडी करने का प्रोसेस दिया, एक सिस्टम दिया, जिससे सभी को क्लासिफाई करने के बाद आसान हो गया पढ़ने में। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट बात आप चर्चा करेंगे, द कैरेक्टर्स सेलेक्टेड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेयर, पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए पूरे के पूरे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है, बेसिस 3 ही था। डेट इज कि फर्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का कैसे उसका स्ट्रक्चर है, फिर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्लासिफाई करना है, उसका बॉडी कैसा होगा, फिर है वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो कैसे अपने पोषण करता है, या कह लीजिए फूड को लेता है, इनटेक करता है, खाना पीना करता है। ओके, यानी 3 बेसिस रहा। ओके, अब तीनों को हम लोग समझेंगे। ओके, पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझेंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहा जाता है सेल जो है, और वास्तव में होता भी है, सेल है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर चाहिए, सबसे छोटा यूनिट चाहिए, वो है सेल, और उस सेल से ही पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वही मैंने पहले बात कहा, सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक सभी एनिमल्स के लिए होता है, एनिमल्स या कह लीजिए पूरे ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। ऑर्गेनिजम्स में सभी कुछ आ जाते हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल्स जितने भी लाइफ जिसमें है, जिस बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। तो सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट्स, सभी में जो सेल होता है सबसे छोटा यूनिट, और उसी सेल को ही बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ओके, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। अब किसी भी सेल के लिए जो उसके कंट्रोल सेंटर होता है उसका न्यूक्लियस होता है। अब सेल को कैसे फंक्शन करना है, सेल में कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस होना है, कौन सा कैसे फंक्शन को फॉलो करना है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन उसके न्यूक्लियस से आते हैं। ओके, फिर न्यूक्लियस के बारे में कुछ जाने। न्यूक्लियस इनक्लोजेस डीएनए और जीन विच डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए न्यूक्लियस जो होता है उसमें होता क्या है, डीएनए होता है, और कह सकते हैं उसको जीन, डीएनए या जीन, क्योंकि डीएनए के कुछ फॉर्म को ही जीन बोलते हैं। और जो जीन होता है, जिसे डीएनए बोलिए एक तरह से, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसमें कैरेक्टर्स छुपा रहता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसके खास होने का प्रॉपर्टीज जो होता है उसी डीएनए में
छुपा होता है, उसमें स्टोर होता है। यानी कि किसी भी बॉडी को बनने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बनने के लिए उसका हाथ कैसा होना चाहिए, बाल का रंग कैसा होना चाहिए, आँख का साइज क्या होना चाहिए, उसका पैर का लंबाई कैसा होना चाहिए, उसके बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स उस डीएनए या कह सकते हो जीन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब समझें एक और इंटरेस्टिंग बात उसी में है। अकॉर्डिंग टू वेदर न्यूक्लियस इज present or not, organisms can be classified into two groups। देखिए, अब एक और प्रोसेस है जिससे हम लोग बांट सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस है तो उसको एक अलग ग्रुप में रखेंगे, किसी ऑर्गेनिजम्स में अगर न्यूक्लियस नहीं है उसको अलग रखेंगे, जिसमें है उसको अलग रखेंगे। ओके, तो इस तरह से दो पार्ट में क्लासिफाई करके फिर से हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं और उसी के ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपके सामने है। ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक और ये रहा आपका यूकैरियोटिक, और इसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे आपको प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। आप जानिए कि ये प्रोकैरियोटिक्स है जिसमें क्या क्या है फंक्शंस, उसके बॉडी पार्ट्स हम लोग अब देखेंगे। ये रहा आपका सेल वाल, ठीक है, ये सेल वाल रहा। ये वाला जो सबसे बाहर वाले के जस्ट अंदर जो है उसका वाल, उसको सेल वाल बोलते हैं। और पूरे जो ऊपर जो एक कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक ये वाला स्ट्रक्चर पूरे को कैप्सूल बोलते हैं। अंदर में जो राउंड राउंड शेप में है गोला गोला, उसको राइबोसोम। अब एक जो यहाँ पे ये त्रिशूल की तरह है, ये स्ट्रेट है नुकीला, उसको पाइलस बोलते हैं। और ये है आपका फ्लैजिलम, इसको फ्लैजिला प्लूरल फॉर्म होता है, अगर ज़्यादा है तो फ्लैजिलम की जगह फ्लैजिला होगा। ओके, और ये है आपका न्यूक्लियोइड जहाँ पे डीएनए होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल वाल के यहाँ से यहाँ तक सेल वाल है, इसके जस्ट अंदर बहुत पतला सा एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब है यूकैरियोटिक। ये जो है प्रोकैरियोटिक जनरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो हम लोग देखते नहीं, यानी कि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और ये जनरली बैक्टीरियल सेल होते हैं, यानी कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जनरली बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया होता है। और ये जितने भी है प्लांट एनिमल्स, जितने भी हम लोग हैं, वो ये सभी उन सेलों में होता है। यानी हम लोग के सेल में जो स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर यही वाला होता है। और क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये है पिनोसाइटिक वेजिकल। पिनोसाइटिक्स मीन्स जिसमें लिक्विड फॉर्म अंदर आते हैं। ओके, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बना के अंदर आ जाते हैं वेजिकल के फॉर्म में। फिर है ये जो रेड राउंड शेप है, गोल्जी वेजिकल्स है, और वो आपको दिख जाएगा इसमें कहाँ पे है, ये वाला है। फिर है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका रहा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं है, और रफ है जिस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यानी कि अगर रफ है तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम एब्सेंट है। और राइबोसोम क्या है और वो स्ट्रक्चर कहाँ है बॉडी में, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। वो ऐसे ही शेप के होते हैं, राउंड राउंड छोटे छोटे। अब है नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये काला कलर का है ये स्ट्रक्चर, ये वाला। और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये रहा आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वाला स्ट्रक्चर। ये एलोइस जितना भी है ये सभी क्या है, एलोइस नहीं है, एलो से कुछ डिफरेंट है। तो ये है आपका साइटोप्लाज्म और ये आपका रहा लाइसोसोम। सभी कंपोनेंट के बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कौन क्या है। और ये आपका सेंट्रियोल है, मैं लोकेट कर रहा हूँ कौन सा कंपोनेंट किधर है। ये आपका न्यूक्लियस रहा। न्यूक्लियस के भी अंदर एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पे डीएनए और आरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। ये रहा आपका गोल्जी एपरेटस और ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जब ज़्यादा रहेगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ओके,
अब इंफॉर्मेशन बॉक्स डेट इज इन्फो बॉक्स क्या है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज बिलीव टू बी प्रोकैरियोटिक। ये माना जाता है कि फर्स्ट जो फॉर्म है यानी कि पहले पहले इस पृथ्वी पर वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो आया, वो है प्रोकैरियोट्स, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी जिसका न्यूक्लियस है अच्छे तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड नहीं है, यानी कि इस टाइप के ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स, ये येलो वाला। ओके, अब इंफॉर्मेशन जान गए तो कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में समझ ले, ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो प्रोकैरियोट्स, द टर्म प्रोकैरियोट is derived from combination of two words, Greek words pro meaning before and caryon means nucleus। देखिए, जो टर्म है प्रोकैरियोट्स, ये एक ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से बना है, डेट इज प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स होता है बिफोर, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जैसे कि अब जो सेल है जिसमें न्यूक्लियस है और पहले जो आया जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस आने से पहले वाला जितना भी सेल है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यानी कि अब जो सेल आता है न्यूक्लियस और उसमें प्रेजेंट रहता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स का। प्रोकैरियोट्स का मतलब हुआ इस लाइन के अनुसार जो ये टर्म है प्रोकैरियोट, यानी कि न्यूक्लियस आने से पहले जो भी सेल होते थे प्रेजेंट, वैसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोट बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं। दिस आर मोस्टली सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जनरली एक सेल के होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया है। ओके, अब हम लोग समझते हैं इसी प्रोकैरियोट्स के बारे में। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड न्यूक्लियस, रेदर इट इज पैक्ड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। देखिए, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स का, ये किसी इन्वेलप में कवर्ड नहीं होता है, किसी मेम्ब्रेन द्वारा न्यूक्लियस में पैक नहीं होता है। ये एक रीजन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपने आप इकट्ठा फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यानी कि एक अपने आप एक फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना रहता है। हम फिगर बताते हैं वो कौन सा है। यही जो फिगर है इसका जो मेम्ब्रेन होता नहीं है। ओके, और अपने आप ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है किसी भी सेल के एक साइड में, और ये कहलाता है न्यूक्लियोइड। ओके, यहाँ पे अभी कोई इसका नाम लोकेट नहीं है, बट इसी को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके, तो इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब इसी के बारे में डिटेल करते हैं मैं। Some prokaryotes can survive in harsh environmental condition because of their genetic composition। देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में रहते हैं। हार्श कंडीशन का मतलब होता है वैसा टेम्परेचर जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स वहाँ और एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग है तो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का टेम्परेचर फील करते हैं और उसको सहन करते हैं, उसको फील करके उसको मेंटेन कर लेते हैं। बट ये प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि 40 डिग्री जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है हम लोग के लिए, वो उसके ऊपर यानी कि 40 डिग्री कम से कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है और उससे ज़्यादा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस टेम्परेचर पर कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स लाइव नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। यानी कि ये ऐसा और इसका कंपोजिशन होता है। इसके मतलब हो गया इसका कंपोजिशन से, जेनेटिक कंपोजिशन से, कि इसका ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके जीन में रहता है, डीएनए में होता है कि वो अपने बॉडी को, जैसे कि मैंने बताया कि अगर डीएनए में ऐसा कैरेक्टर है कि मेरा बाल का रंग कैसा हो, आँख का रंग कैसा हो, मेरा स्किन का कलर कैसा हो, मेरा बॉडी का साइज कितना हो, ये डिपेंड करता है डीएनए पर। अब डीएनए का कंपोजिशन ऐसा हो कि उसका फॉर्मेशन बॉडी का इस तरह से हो, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार, डीएनए के अनुसार, कि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर को सह ले, मेंटेन कर ले, एडजस्ट कर ले। ओके, तो
कहा जाता है प्रोकैरियोट्स के लिए कि इसका जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा होता है, यहाँ है जेनेटिक कंपोजिशन, कि वो वेरी हार्श कंडीशन में भी वो टेम्परेचर पर आराम से रह जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन प्रोकैरियोट्स कॉल्ड थर्मोफाइल विच live in temperature range is between 40 डिग्री एंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स है प्रोकैरियोट्स को का जिसका हम नाम बोलते हैं या कहते हैं हम लोग थर्मोफाइल्स। और ये थर्मोफाइल्स ऐसा ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स का जो जनरली 40 डिग्री से लेकर 120 डिग्री यानी 40 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह एडजस्ट कर लेता है, मेंटेन रखता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इस टेम्परेचर पर रहने में ड्यू टू देयर जेनेटिक कंपोजिशन। ओके वेल, तो आगे बढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन जियोथर्मली इनसाइड द अर्थ हीटेड वाटर विच कम्स आउट एज स्प्रिंग इज कॉल्ड हॉट वाटर स्प्रिंग। देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग एक टर्म आया, इसी से मैं पूरे इस लाइन को क्लियर करता हूँ, कैसे बताते हैं। जैसे कि अर्थ के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है, ओके, और जनरली कुछ ऐसे जगह होते हैं यहाँ वाटर होते हैं और वहाँ वोल्केनो जब होता है, जैसे लैंड पर वोल्केनो होता है तो लावा आता है, उसी तरह अगर पानी में वोल्केनो आता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी वहाँ निकलता है, तो उस गर्म पानी को ही बोलते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग। ओके, वहाँ पर जो हॉट वाटर स्प्रिंग रहता है, बहुत खौलते हुए पानी रहता है, वहाँ पर देखा जाता है कि वो ऑर्गेनिजम्स लाइव रहता है, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है, अपने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करता है और आराम से एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ तक तो रहा प्रोकैरियोट्स की बात। अब हम देखेंगे नेक्स्ट द टर्म यूकैरियोट। ओके, द टर्म यूकैरियोट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स यू मीनिंग ट्रू एंड कैरियन मीनिंग न्यूक्लियस। देखिए जो यूकैरियोट वर्ड है दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, यू और कैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और इसके मतलब क्या होता है, अब इसको पहले इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसको समझे। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए ट्रू न्यूक्लियस दैट इज यूकैरियोट्स मतलब होता क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस द्वारा कैरेक्टराइज होते हैं, इसको पहचाने जाते हैं इसके द्वारा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो उसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस वाले, या कह सकते हैं यूकैरियोटिक। ओके, तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ही होता है वेल डिफाइंड, जिसका न्यूक्लियस अच्छे से बना हो। अब इसके मतलब क्या हो गया और अच्छे से जाने आगे, चलिए देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोट इज contained inside the nucleus which is covered by the nuclear membrane। देखिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोट्स का, न्यूक्लियस के अंदर यानी सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें उसके जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होते हैं। अच्छे से कवर होने के कारण उसके जेनेटिक मटेरियल अच्छे तरह से वेल डिफाइंड होते हैं और अच्छे तरह से पैक्ड होते हैं। ओके, और इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और अच्छे से प्रोटेक्ट होते हैं, उसके न्यूक्लियस के डीएनए में कोई तरह से म्यूटेशन होने से बचता है, तो इस तरह से उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड होता है। इतनी बात रहा। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, ह्यूमन, कैट, वेल, मॉसेस, फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप जो भी आप देखते हैं अपने चारों तरफ वो सभी हो सकते हैं जो यूकैरियोट्स हैं। जैसे फंजाई है, हम लोग हैं, कैट है यानी बिल्ली, मछली हो सकते हैं, मॉस हो सकते हैं, पेड़ पौधा जितना भी आप देखते हैं जो आँख से दिख जाए वो सभी के सभी क्या है यूकैरियोट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जो भी आँख से दिखे बट दैट विल बी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो काऊ, फैलो, कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स में कोई भी ट्री हो सकता है, हर्ब सब्स सभी हो सकते हैं।
तो यूकैरियोट्स का मतलब समझ में आ गया, यानी जिसके न्यूक्लियस ट्रू हो। और ट्री न्यूक्लियस का मतलब ये होता है जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड का भी एक और अच्छा से मतलब समझा हम लोग, जिसके न्यूक्लियर मटेरियल या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हो। और न्यूक्लियस भी उसी को कहते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन से अच्छे तरह से कवर्ड हो। ओके, यानी कि अगर हम लोग एक सेल को बनाएं वर्चुअली, यहाँ देखिए सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ जेनेटिक मटेरियल है। ओके, और ये वाला था जो मेम्ब्रेन है, और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अगर ये जिसमें नहीं है नहीं है वो प्रोकैरियोट है, और ये कहलाता है न्यूक्लियोइड। और जिसमें ये मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और बोलते हैं वेल डिफाइन है, अच्छे तरह से पैक है। चलते हैं अब एक और इंफॉर्मेशन बॉक्स के साथ। चलिए, वायरस आर नाइदर प्रोकैरियोट्स नॉर यूकैरियोट्स। वायरस जो होता है ना ही प्रोकैरियोट्स होता है ना ही यूकैरियोट्स होता है। और वायरस होता क्या है इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर को अभी तो एंड कर ही रहे हैं, बट आज के लिए ये एंड होता है, यानी पार्ट 3 एंड होता है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, बट अगले लेक्चर में जाने से पहले आप वीडियोस को अच्छे तरह से देखें, शुरू से अंत तक अच्छे तरह से समझें, प्रयास करिए कि कोई डाउट नहीं रह जाए। डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि वीडियोस को ऑनलाइन ज़्यादा देखिए, वीडियोस आपको यूट्यूब पर हमेशा रहेगा, डिलीट नहीं किए जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।